हेलो। देखिए, ये हम लोग का एलन का टेस्ट पेपर है ना। तो इसमें हम लोग फिजिक्स के पेपर को अभी डिस्कस कर रहे हैं। आगे मैं बायो भी कराऊंगा, है ना, हो सके तो केमिस्ट्री भी करा दूंगा, ठीक है। लेकिन फिजिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं अभी फिजिक्स करा रहा हूँ। जिसको जिसको जो क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम होगा, है ना, वही आप देखिएगा। बाकी ज़्यादा टाइम मस्त वेस्ट करना आप लोग अपना। जिसको जिसको प्रॉब्लम है बस वही देखे। बाकी आप जैसे अभी जिसका कोर्स कंप्लीट वगैरह नहीं हुआ है, या जो लोग अभी टेस्ट दे रहे हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम है तो आप देखो। क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, जितना क्वेश्चन में यूज़ होगा मैं सब कुछ बताऊंगा, है ना, कुछ भी स्किप नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये मैं सीक्वेंस वाइज कराऊंगा, है ना, एक भी क्वेश्चन में छोड़ूंगा नहीं। और 100% जितना एक टीचर बताता है, जितने से आपका ये क्वेश्चन तो बन ही जाए, इसके अलावा अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो भी बन जाएगा, है ना। तो ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कौन सा? पहला क्वेश्चन है हम लोग का, एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, फॉर ए गिवन सर्किट इनिशियली स्विच एस इज ओपन। पहले क्या था? पहले तो ये वाला स्विच है, पहला क्या था, ये जो एस वाला स्विच है ना, ये पहले क्या था, ओपन था, ठीक है। इफ द स्विच इज क्लोज देन वर्कडन बाई सेल आफ्टर स्विच इज क्लोज। पहले क्या था, स्विच ओपन, उसके बाद स्विच को क्या कर दिया है, क्लोज। तो देखो, जब पहला स्विच ओपन होगा तो ये जो पोटेंशियल है बैटरी का, जो वी पोटेंशियल है, ये किस में बट रहा होगा, दोनों में बट रहा होगा, है ना। तो जब स्विच ओपन था तो पहले अच्छा, वर्कडन, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वर्कडन निकालना है ना, वर्कडन निकालना है। अगर हमें वर्कडन निकालना है, और वर्कडन बाई बैटरी क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल ना, बैटरी का पोटेंशियल। कौन सा चार्ज? जितना बैटरी ट्रांसफर करेगा, है ना, कैपेसिटर को, वो वाला चार्ज, और बैटरी का पोटेंशियल, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कौन सा चार्ज? जो बैटरी ट्रांसफर करेगा कैपेसिटर को, पहले से है वो वाला चार्ज नहीं, है ना। तो वर्कडन क्या होता है, जितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है बैटरी, जितना चार्ज आया है कैपेसिटर पे, और बैटरी का पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो, पहले कितना था, मैं डायग्राम बना देता हूँ। पहले क्या था, पहले कुछ ऐसा था। देखिए, पहले जो था, है ना, पहले इस पे चार्ज कितना था, इच कैपेसिटर पे पहले चार्ज कितना होगा। चार्ज कैसे निकालते हैं हम लोग, Q इंटू वी से, है ना। तो जब इफेक्टिव अच्छा, Q इंटू वी से जब सीरीज में है तो दोनों पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा। दोनों का इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा, अगर सीरीज में है तो कितना हो जाएगा, C और C को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, C/2, और उसको मल्टीप्लाई करोगे V से तो कितना हो जाएगा, CV/2, है ना। तो दोनों पे चार्ज कितना था, पहले चार्ज कितना था, CV/2 इस पे भी था, और CV/2 इस पे भी था। बाद में क्या हुआ कि शॉर्ट सर्किट हो गया। जब हम स्विच को क्लोज करेंगे, है ना, तो देखो, ये वाला जो यहाँ से जो चार्ज आ रहा था इस कैपेसिटर से ना जाके ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, सिंपल वायर बन जाएगा, है ना। तो सिंपल वायर बन जाएगा तो एक कैपेसिटर तो हमारा खराब हो गया। कौन सा? ये वाला कैपेसिटर हमारा खराब हो गया। अब उसमें नहीं जाएगा चार्ज, है ना। तो क्या होगा, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। अब देखो, अब क्या होगा इसमें, ठीक है। अब क्या होगा कि, अब क्या होगा, जब एक खराब हो गया, ठीक है, पहले वाला समझ गया। अब जब एक खराब हुआ, है ना, तो अब कंडीशन कुछ ऐसा होगा कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक शॉर्ट सर्किट हो गया है ना, और फिर इससे क्या जुड़ी हुई है, एक बैटरी जुड़ी हुई है। तो अब कितना चार्ज आया होगा, अब देखो, पहले कितना था, CV/2, अब कितना होगा, का V है तो ये C है, तो इस पे टोटल चार्ज कितना हो गया होगा, चार्ज Q फाइनल कितना होगा, CV, है ना, पोटेंशियल इंटू कैपेसिटेंस। पहले था Q, पहले इनिशियल में कितना था, इस पे चार्ज कितना था इनिशियल में, CV/2, ठीक है। तो अब हमें निकालना है क्या है, वर्कडन बाई बैटरी। तो वर्कडन बाई बैटरी क्या होगा, वर्कडन बाई बैटरी क्या होगा, जितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है ना, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल इंटू बैटरी का पोटेंशियल, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, फाइनल कितना हो गया, CV माइनस CV/2 करोगे तो कितना आएगा, CV/2, और बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, CV²/2। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला, ठीक है। करेक्ट क्या होगा, CV/2। देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब कि कैपेसिटर कैसा अरेंज है, पैरेलली, है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड बाई, इसको कैसे बनाया है, स्टैकिंग मतलब जैसे एक के ऊपर एक, एन इक्वल स्पेस प्लेट कनेक्टेड अल्टरनेटिवली। देखो कैसे कनेक्ट हुआ, जैसे पैरेलल में लगाएंगे हम लोग, है ना। तो पैरेलल में मान लो कि एक ये कैपेसिटर है ना, ठीक है, इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है।
अच्छा इससे पहले मैं समझा दूं, देखो इसमें कहना क्या चाह रहा है कि लगा दिया इफ कैपेसिटेंस बिटवीन टू एडजेसेंट प्लेट इज सी, दो प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस कितना है सी, ऐसे कितने प्लेट्स लगे हुए हैं, एन प्लेट्स लगे हुए हैं, तो हमें बताना है कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, है ना। तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना होगा पहले हम ये तो निकाल लें। अच्छा पैरेलल में जब लगा हुआ है तो सी इक्वल, पैरेलल में जब लगा हुआ है कैपेसिटर तो उसका इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट कैपेसिटर इक्विवेलेंट कितना होगा एन इंटू सी, है ना। तो बस हमें क्या करना है कि एन निकालना है, एन की वैल्यू कितनी होगी, है ना, ठीक है। जब पैरेलल में लगा होता है कैपेसिटर तो उसको सिंपली हम लोग इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। सीरीज में कैसे निकालते हैं, 1/n करके ऐड करते हैं, है ना। तो इफेक्टिव निकालना है, अब हमें बताना है बस एन की वैल्यू पता करनी है। अब देखो बता रहा हूँ, जैसे कि अगर ये दो प्लेट होता, ठीक है, और ये एक बैटरी से कनेक्टेड होता, है ना, तो इससे कितना कैपेसिटर बनता, दो प्लेट से देखो इस पे प्लस चार्ज आएगा और इस पे माइनस, है ना। तो कितना कैपेसिटर यहाँ पे दिख रहा है, अगर दो प्लेट होता तो एक कैपेसिटर बनता, है ना, ठीक है। इसी तरह मैं देखो तीन प्लेट ले रहा हूँ, 1 2 3, जब ये तीन प्लेट होता एक बैटरी से कनेक्टेड होता तो कितना कैपेसिटर होता, देखो इस पे चार्ज जो है, इस पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, है ना, और इस पे नेगेटिव आएगा। देखो एक तो ये दोनों मिलके बना देंगे, एक कैपेसिटर बना देंगे ना, और एक कैपेसिटर इन दोनों के मिलने से बन जाएगा, है ना। तो टोटल कितने कैपेसिटर बनेंगे, 2, ठीक है। तो जब ये अगर 3 प्लेट हुआ तो कितने कैपेसिटर बने, 2, ठीक है। अब देखो मैं एक और ले रहा हूँ, है ना, अगर यहाँ पे 4 प्लेट होता तो कितने कैपेसिटर बनते, देखो एक तो इससे इसके और इससे मिलने से बना, एक इसके और इसके मिलने से बना, एक इसके और इसके मिलने से बना, है ना। तो हमें क्या दिख रहा है कि जितनी वैल्यू होगी प्लेट्स की उससे एक कैपेसिटर कितना बनेगा, उससे एक कम बनेगा, है ना। तो नंबर ऑफ प्लेट्स जितना रहेगा उससे एक कैपेसिटेंस, अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर तुम उसमें बनाओगे तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना होगा, एक कम, है ना। तो अब हमें दिख रहा है कि अगर n प्लेट्स को हम लोग अगर पैरेलली अरेंज करेंगे तो नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना आएगा हमारा, n-1, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया। जब n-1 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हमें मिल गया कि n की वैल्यू कितनी होगी, n-1, तो हमें इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सिंपली n-1 इंटू सी, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया सिंपल सा n-1 इंटू सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए 3 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 10 वोल्ट सेल। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे कनेक्ट होगा भाई, ये देखो 3 और 6 सीरीज में कनेक्टेड है, ये एक 3 मान लेता हूं मैं, और ये 6 और ये सीरीज में कनेक्टेड है बी वोल्ट के बैटरी से, है ना। बी वोल्ट के बैटरी से कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो द वर्क डन बाई सेल टू चार्ज द कैपेसिटर, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें क्या बताना है कि वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाई सेल बताना है। तो अभी मैंने बताया वर्क डन बाई सेल कितना होता है, वर्क डन बाई सेल क्या होता है, जो चार्ज उस पे आया कैपेसिटर पे, है ना, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल चार्ज जो आया होगा उसमें से हम लोग उसको माइनस करके क्या करेंगे, बैटरी जो लगी होगी उसके वोल्टेज से मल्टीप्लाई करते हैं। वर्क डन बाई सेल क्या होता है, वर्क डन बाई सेल होता है Q इंटू वी, है ना। कौन सा चार्ज, जो चार्ज उस पर फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो इनिशियली जब बैटरी नहीं लगी होगी तो इस पे चार्ज कितना होगा, Q इनिशियल कितना होगा, 0। जब बैटरी लग गई तो Q फाइनल कितना होगा, इस पे फाइनल चार्ज कितना आया होगा, तो फाइनल चार्ज आप लोग निकाल लोगे। देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, दोनों अगर सीरीज में है तो 1/3 प्लस 1/6 बराबर 1/c इक्विवेलेंट करोगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना आएगा, 18/9 मतलब 2, है ना। तो C इक्विवेलेंट 2 आएगा, तो Q फाइनल कितना आएगा, हम लोग CV कर देंगे, Q बराबर CV, तो हमारा फाइनल चार्ज कितना आ जाएगा, 20 का माइक्रोकुलम, है ना, ठीक है। अब हमें बस वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बाई बैटरी, है ना, वर्क डन बाई बैटरी बराबर क्या होगा कि वर्क डन बाई बैटरी बराबर Q इंटू V, तो Q कितना है 20 माइक्रोकुलम और V कितना है 10 वोल्ट, है ना। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 200 माइक्रोकुलम। देखो ये तो मैंने बताया है कि आप Q इंटू वी से कर सकते हो, कई लोग हाफ CV स्क्वायर, तो CV स्क्वायर, है ना, तो वो मैं देखो यहाँ पे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप करते हो बस कॉन्सेप्ट वही है ना, कि जितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है इनटू बैटरी का पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। आते हैं 4th नंबर पे, एक सेकेंड। 4th नंबर क्या है हमारा, 4th नंबर है, इसमें बोल रहा है कि एन आइडेंटिकल ड्रॉप ऑफ मरकरी ईच हैव कैपेसिटेंस सी मर्ज टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, है ना। ये बहुत ही इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हर एक टेस्ट में मिल जाएंगे, लगभग आप जितने टेस्ट हो गए। तो बोल रहा है कि एन ड्रॉप है उसको कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाया ऐसे, है ना, ये एन ड्रॉप्स होगा, इसको कंबाइन करके एक बड़ा सा एन ड्रॉप्स होगा, इसको कंबाइन करके एक बड़ा सा ड्रॉप बना दिया गया, कैसा, ऐसा, ठीक है। इन ड्रॉप्स को कंबाइन करके एक बड़ा सा ड्रॉप बना दिया गया, मरकरी का ड्रॉप है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि फाइनल जो बिगर कैपेसिटर होगा उसका फाइनल कैपेसिटेंस। तो बहुत लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा, है ना, कि बड़े वाले का कैपेसिटेंस डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या, n की पावर 1/3 इंटू सी, है ना। डायरेक्ट फार्मूला याद भी रहना चाहिए, अगर वैल्यू डायरेक्ट आ गया
तो क्या होना चाहिए कि आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। करते कैसे हैं इसको मैं बता देता हूँ कि कैसे करते हैं, है ना। एक सेकेंड पे इसको करेंगे कैसे, तो इसको करेंगे 9861 कौन सा क्वेश्चन था, 4th वाला। हाँ ठीक है ना, इसको करेंगे कैसे, तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर n आइडेंटिकल ड्रॉप कंबाइंड हुआ, अच्छा ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना होगा, कैपेसिटेंस ड्रॉप का होगा 4 पाई एप्सिलॉन इनटू r, यही होगा ना। तो हमें क्या चाहिए, जब n ड्रॉप कंबाइंड होगा तो हमें फाइनल का अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें फाइनल रेडियस चाहिए। जैसे इसका अगर हम लोग स्मॉल r मान लें, छोटे वाले का, ठीक है, तो ये बड़े वाले का अगर हम लोग r मान ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, कैपिटल R की वैल्यू चाहिए ना, है ना। ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलके बड़ा ड्रॉप्स बनाया है, तो छोटे वाले का रेडियस अगर स्मॉल r है तो बड़े वाले का कैपिटल R। रेडियस कैसे निकलेगा, वॉल्यूम कंजर्वेशन से, है ना। जब वॉल्यूम कंजर्वेशन से आप निकालोगे तो कैपिटल R की वैल्यू आएगी n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, तो वहीं से फाइनल कैपेसिटेंस कितना आता है हमारा, n की पावर 1/3 इंटू c, ठीक है। तो ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं 5th वाले पे। 4th वाला आसान था। 5th वाला क्या है कि अ कैपेसिटर, ये 5th वाला यहाँ से स्टार्ट है, एक सेकेंड। 5th वाला देखिए यहाँ से है। 5th वाला क्या है, एक कैपेसिटर ऑफ 12 माइक्रोफैराड चार्ज 50 वोल्ट एंड देन कनेक्टेड टू द अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैराड। एक 12 माइक्रोफैराड की कैपेसिटर है, उसको 50 वोल्ट से पहले कनेक्ट करके उसको चार्ज किया, फिर उसको चार्ज करने के बाद फिर वो जो हटा करके उसको किससे कनेक्ट किया, 4 माइक्रोफैराड से अगर कनेक्ट करेंगे हम लोग, तो बोल रहा है कि फाइनल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो अगर इसमें डायरेक्ट फार्मूला आप लोग याद रख सकते हो, कौन सा, कॉमन पोटेंशियल पूछे, अगर चार्ज करके अगर बैटरी हटा लेते हैं, है ना, तो वी कॉमन क्या आता है, वी कॉमन पोटेंशियल क्या आता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसमें देखो यहाँ पे ये प्लस साइन कब आएगा, जब दोनों की पोलैरिटी क्या होगी, सेम होगी, है ना। और माइनस साइन कब आएगा, जब प्लेट को अपोजिट, है ना, प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। जैसे ये मान लीजिए एक कैपेसिटर है, इस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो जब दूसरे वाले को जोड़ो तो यहाँ पे भी नेगेटिव, है ना, पोलैरिटी सेम रहेगी तो अब यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, और अगर पोलैरिटी बदल देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन। इस चीज का ध्यान रखना है। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो कर लेते हैं वी कॉमन, यहाँ से वी कॉमन कितना आएगा हमारा, वी कॉमन कितना आएगा, वी कॉमन हमारा आ जाएगा, C1 कितना था 12, है ना, देखिए यहाँ पे C1 कितना है 12 माइक्रोफैराड और V1 कितना है 50 वोल्ट, ठीक है। तो 12 इंटू 50 कितना हो जाएगा 600 प्लस C2V2, तो C2 तो अनचार्ज था, है ना, कितने का 4 माइक्रोफैराड का, और इसकी पोटेंशियल इसको कितने से चार्ज किया, इसको चार्ज नहीं किया, है ना, सॉरी यहाँ 0 होगा, ठीक है। तो 4 माइक्रोफैराड को चार्ज नहीं किया, सिंपली इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और C1V1 कितना होगा 12 प्लस 4, है ना 16, तो 16 आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना, ये तो 0 हो जाएगा। तो 600/16, ठीक है, 600/16 कितना होगा, अब देखो यहाँ दिख रहा है ना 37.5, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना। 600/16 कितना आएगा 37.5। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। इसके आगे चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर क्या है, फॉर गिवन ब्रांच ऑफ ए सर्किट इफ द पॉइंट बी इज 10 वोल्ट। ये बोल रहा है एक सर्किट हमें दिया हुआ है जिसमें बी का हमें दिख रहा है पोटेंशियल कितना है, बी का पोटेंशियल दिख रहा है हमें, बी का पोटेंशियल कितना है, बी का पोटेंशियल हमें दिख रहा है कि कितना है 10 वोल्ट है, बी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, और सी को हमने अर्थिंग किया है, तो हमें पोटेंशियल किसका बताना है, ए का पोटेंशियल बताना है। ये अगेन ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो इसको देखो 2-3 तरीके से कर सकते हो, पहले चार्ज निकालो उसके बाद फिर पोटेंशियल लगा लो जैसे आप करंट में करते हो, ठीक है। लेकिन एक तरीका और है, बेसिक सा तरीका है क्या, जब देखो सर्किट अगर सेम है ना, ये सर्किट है, तो इस वाले सर्किट में क्या होगा, अच्छा देखो ये अर्थिंग है ना, तो इसको और इसको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ एक सिंपल वायर से, है ना। इस चीज को आप लोग अप्रिशिएट करना, क्या है, अर्थिंग वाले पॉइंट को और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सिंपल वायर से आप कनेक्ट कर सकते हो, ऐसे बना सकते हो, है ना, ऐसा ही सर्किट है ये, ठीक है। ये ओपन सर्किट नहीं है ना, ये वाला कनेक्ट है इससे, ठीक है। तो जब ये ए वाला इससे कनेक्ट है, आप देखो क्या होगा इसमें कि इस वाले सर्किट में क्या होगा कि यहाँ पे देखो इस वाले सर्किट में जहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें क्या है कि देखो एक सर्किट में क्या होगा, क्या सेम रहेगा, कैपेसिटर के केस में क्या सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, है ना, और करंट वाले क्वेश्चन में क्या सेम रहेगा, आई सेम रहेगा। तो यहाँ पे ये पूरे सर्किट में चार्ज तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, है ना। तो जिस पॉइंट पे पूछा है हमसे, है ना, किस पॉइंट पे पूछा है, ए वाले पॉइंट पे पूछा है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ का मैं, अच्छा वी ए, इसको ए वाले पोटेंशियल को मैं क्या मान लेता हूँ, वी ए, इसको क्या मान लेता हूँ मैं, वी ए। अब देखो यहाँ से चार्ज इधर जा रहा होगा, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चार्ज 0, है ना, Q1 प्लस Q सर्किट में होता है ना, टोटल चार्ज क्या होगा Q1 प्लस Q2 0।
अब देखो इस वाले ए वाले पॉइंट पे मैं चार्ज को जीरो कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ का क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है सी इंटू वी, है ना। तो यहाँ पे मैं सी वी कैसे लिखूंगा, यहाँ का यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे अगर मैं लिखूँ इस इधर वाले इस वाले सर्किट के लिए, है ना, लेफ्ट हैंड साइड के लिए लिखूँ तो क्या हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे वी ए माना है मैंने, तो वी ए माइनस का 5 और सी पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा 0, तो माइनस का 5 माइनस 0, एक सेकेंड थोड़ा सा गलत हो गया, Q1 प्लस Q2 मैंने 0 मान लिया है ना। तो Q1 कैसे लिखूंगा मैं, तो Q1 हो जाएगा VA माइनस का 5। अब ये कैसे लिखते हैं ये आपको मैं करंट वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, या आपने जिनसे भी पढ़ा होगा, है ना, पहले देख लेना एक बार, है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं पोटेंशियल्स को, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, VA हो गया जो टर्मिनल मिलेगा, है ना। यहाँ पे देखो जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, तो मैं लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ, तो मुझे माइनस का 5 मिलेगा, ये प्लस वाला है और ये माइनस का 5। तो VA माइनस, और फिर बाद में क्या है, अर्थिंग किया हुआ है, तो बाद का पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। ये तो हो गया V, है ना। और मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 3 से, क्योंकि हमारा कैपेसिटेंस कितना है 3। ये तो हो गया Q1। Q2 कैसे लिखेंगे भाई, है ना। तो Q2 को फिर मैं ऐसे लिखूंगा VA, और देखो पोटेंशियल इधर कितना है, तो इधर क्या है 10 है 10 वोल्ट है ना, ठीक है। तो 10 को कैसे लिखोगे आप, माइनस का 10। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पे -10 क्यों लिया, है ना, मैंने प्लस का 10 क्यों नहीं लिया, है ना, ठीक है। तो ये जब जो डिटेल लेक्चर होगा मैं उसमें बता दूंगा कि प्लस का 10 ऐसे। देखो यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे क्या है, अर्थिंग किया हुआ है पोटेंशियल, अगर ये अर्थिंग किया हुआ है, मैंने इसको इससे कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इस साइड तो 0 है ना, तो इस साइड तो पोटेंशियल कम ही रहेगा, है ना, ज्यादा किस साइड रहेगा, इस साइड रहेगा, है ना। तो इसलिए बी वाला पॉजिटिव और बाद वाला निगेटिव। और फाइनल एक्सिस में हम लोग टर्मिनल को कंसिडर करते हैं, तो जब लिखेंगे तो क्या आएगा, फाइनल वाला क्या है, माइनस ही तो है हमारा, है ना, इसलिए -10 आया है। और मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, 2 माइक्रो फैराड से, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, है ना। तो ये हो जाएगा 3 VA माइनस का 15 और प्लस 2 VA माइनस का 20 इक्वल टू 0। अब देखो माइनस माइनस एक साइड हो जाएगा, तो ये 20 और प्लस 15 कितना हो जाएगा 35, और ये कितना हो जाएगा 5 VA बराबर 35। तो VA कितना हो जाएगा 7 वोल्ट, ठीक है। और भी तरीके से इसको कर सकते हो, लेकिन अगर मैं ज़्यादा बताऊंगा तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, है ना, लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 वोल्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 पे। 7 क्या है, 7 बोल रहा है इफ द डाइलेक्ट्रिक ऑफ द dielectric of the dielectric constant K equal to 2 filled between the plates of one capacitor, है ना। कहाँ के डायग्राम, इसका डायग्राम ये है। बोल रहा है कि इसमें ये दोनों में से अगर हम K की वैल्यू 2 डाइलेक्ट्रिक एक इंसर्ट कर दें, तो परसेंटेज चेंज इन चार्ज ऑन इट, तो चार्ज में कितना परसेंट चेंज होगा। देखो इसमें पहले से कुछ चार्ज होगा ना, बैटरी लगी हुई है ना। तो Q इनिशियल हम लोग निकाल लेते हैं पहले। तो हमारा Q इनिशियल कितना आएगा, अगर हम लोग Q इनिशियल निकालें, ठीक है, तो Q इनिशियल हमारा कितना आएगा, Q इनिशियल अगर हम लोग निकालें, एक सेकेंड, अगर Q इनिशियल निकालोगे तो कितना आएगा, Q इनिशियल कितना होगा, देखो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा, अगर सीरीज में लगा हो तो 2 और 2 को हम लोग लगाएंगे 1/2 प्लस 1/2 तो 1, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 कूलम। तो Q इनिशियल कितना हो जाएगा 10 कूलम, इस पे भी 10 कूलम और इस पे भी 10 कूलम, है ना। अब हमें क्या चाहिए, जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट करेंगे तो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। जब तुम डायरेक्टली डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो देखो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। एक की वैल्यू, ये मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद बना रहा हूँ, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद ये कितना हो जाएगा, इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, है ना। इसका कैपेसिटेंस 4 हो जाएगा और एक का तो 2 ही रहेगा। तो बाद में चार्ज कितना होगा, जब इसको आप बाद में चार्ज निकालो, कितना है 10 वोल्ट, है ना। तो चार्ज तो दोनों पे बराबर होगा, है ना। तो आप जैसे भी चार्ज निकालते हो, आप चार्ज निकालना, तो आपका चार्ज इस पे कितना आएगा, क्योंकि बहुत सारे तरीके, पहले आप इसको सीरीज में जोड़ोगे, है ना, उसके बाद फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका चार्ज आ जाएगा। तो जब इसको सीरीज में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8/6, मतलब 4/3, हाँ नहीं 4/3 तो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखो मैं निकाल ही देता हूँ, Q फाइनल कितना हो जाएगा, इसको जब जोड़ आप लोग सीरीज में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8/6, है ना, इंटू 10, तो हो जाएगा 4/3 इंटू 10, मतलब 40/3। तो 40/3 इस पे भी आएगा, 40/3 इस पे भी आएगा, है ना। चार्ज तो सब में सेम ही रहेगा ना, क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है। 40/3 इंटू 40/3, तो हमारा क्या आ गया, ये Q फाइनल आ गया। तो Q फाइनल कितना आया 40/3। अब हमें चाहिए क्या, हमें परसेंटेज चेंज चाहिए। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल डिवाइडेड, किसी भी चीज का परसेंटेज हम लोग चेंज कैसे निकालते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ऐसे ही करते हैं। तो जब आप परसेंटेज चेंज निकालोगे तो फाइनल कितना है 40/3 माइनस इनिशियल कितना है 10 अपॉन इनिशियल कितना हो जाएगा 10 × 100, है ना, ठीक है। एक सेकेंड,
तो हमारा फाइनल कितना आएगा, देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, है ना, तो ये हो जाएगा 10/3 और ये 10 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 30/100, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा है कितना हमारा आंसर आ गया 100/3, और 100/3 कितना होता है अप्रोक्सीमेट 33.33333%, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4, हमारा क्या आंसर आएगा 4, है ना, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4th वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है 8 वाला, है ना। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें बोल रहा है एट टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या था, स्विच क्लोज था, है ना, ये स्विच क्लोज था, मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, मतलब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा, है ना, इस पे प्लस चार्ज इस पे माइनस चार्ज। द टाइम एट विच एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर बिकम 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, वो टाइम हमें बताना है जब इस कैपेसिटर की एनर्जी क्या हो जाए 1/4, है ना। देखो एनर्जी अगर एनर्जी बराबर क्या होता है, एनर्जी बराबर होता है Q²/2C। तो जब तुम्हें एनर्जी 1/4 करना है ना, तो चार्ज को कितना होना पड़ेगा Q/2, है ना, मतलब अगर पहले चार्ज अगर Q होगा, Q था, है ना, तो वो टाइम बताना है जब चार्ज घट के कितना हो जाए Q/2। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो देखो अब देखो ये कौन सा सर्किट है, ये RC सर्किट है ना, ये कौन सा सर्किट है, ये RC सर्किट है, और RC सर्किट में डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला क्या होता है Q0, Q बराबर Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, है ना। टाउ टाउ की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा R/C, टाइम कांस्टेंट है टाउ, टाउ की जगह क्या हो जाएगा R/C। अब देखो हमें Q कितना हो गया है, ये Q की वैल्यू कितनी चाहिए Q0/2, तो मैं यहाँ रख रहा हूँ Q0/2 बराबर Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है। अब देखो ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो फाइनल इक्वेशन जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा 1/, अब देखो 1/2 बराबर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। अब ये 1 जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2 बराबर माइनस ई अपॉन माइनस टी अपॉन टाउ। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, कैंसिल। अब देखो ई को रिप्लेस करना है, तो ई को रिप्लेस करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। अगर लॉग लेना आपको नहीं आता है तो सीख लो, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस आपको इक्विलिब्रियम में भी लॉग लेना आना ही चाहिए, है ना। तो देखो अगर हम ई के बेस को हटाएंगे, है ना, तो दोनों साइड ln लेना पड़ेगा, है ना, तो इधर हो जाएगा ln 1/2 बराबर ln ई की वैल्यू क्या होती है 1, है ना, तो ये देखो पावर आगे आ जाएगा, है ना, तो माइनस पावर आगे आ जाता है ना, तो माइनस टी अपॉन टाउ और ln ई की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ln 1/2 को जब 2 ऊपर, इसको लिख सकते हैं हम लोग ln 1 माइनस ln 2 बराबर माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है। अब देखो ln 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये तो हो गया 0 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा ln 2 बराबर टी अपॉन टाउ। तो हमारा टाइम यहाँ से आ जाएगा टाउ इंटू ln 2, है ना, टाउ ln 2 और टाउ की वैल्यू क्या होती है RC, है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल RC ln 2, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा 9 नंबर, है ना। 9 नंबर क्या बोल रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज ऑन इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक्स। तो ये स्टेटमेंट सही कि गलत है ना, तो ये स्टेटमेंट सही है ना। कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, कैपेसिटेंस बराबर होता है ε0 A/D, है ना। तो जब तुम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे, है ना, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा C डैश क्या हो जाएगा, ये E0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लेते हैं डाइलेक्ट्रिक अगर K है तो K ε0 A/D। तो जितना टाइम्स डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होती है कैपेसिटेंस भी उतना टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट पहला वाला स्टेटमेंट तो क्या है करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, डाइइलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। बोल रहा है कि अगर K की वैल्यू अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इंक्रीज होगा। तो पैरेलल प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट।
तो जब तुम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये के टाइम्स क्या हो जाएगा, के की वैल्यू बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग, इंक्रीज नहीं होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर है, स्टेटमेंट ए क्या है, स्टेटमेंट ए करेक्ट है और स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट है ना। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है। तो 10 नंबर में क्या है कि अ ब्लॉक ऑफ द मास 1 kg एट रेस्ट रिलेटिवली टू अ स्मूथ वेज मूविंग लेफ्टवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। मतलब ये बोल रहा है कि ये जो बेस है ना, ये जो 10 kg का, ये जो 1 kg का जो ये ब्लॉक है वो क्या है, रेस्ट पे है विथ रिस्पेक्ट टू इस प्लैंक के, इस प्लैंक के रिस्पेक्ट में वो क्या है, रेस्ट पे है। कब, जब ये 5 एक्सेलरेशन इसकी कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लेफ्ट डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है ना। अगर ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में 1 kg वाला रेस्ट पे है, तो हमें बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन इस पर कितना लग रहा होगा, है ना। ठीक है। तो कोई इसका हम लोग FBT बनाएंगे, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो नॉर्मल निकालना है, ठीक है। तो कंपोनेंट करके हम इक्वल कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए ये जो मैं बना रहा हूँ इंक्लाइंड प्लेन, देखना ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, एक सेकेंड यार, सॉरी, यहाँ पे बॉडी रखी हुई है ना। देखो जब ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, राइट साइड में, है ना। कितना, m इंटू ए। तो सबसे पहले मैं स्यूडो फोर्स लगा रहा हूँ, कितना, m इंटू ए, है ना। ठीक है। और इस पे नीचे के साइड क्या लगेगा, mg, वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, सेंटर से, तो इधर लगेगा mg। दो चीज़ तो हमें पता हो गया। अब हम बस कंपोनेंट कर लेंगे। देखो mg का कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन पे कितना आएगा, अगर ये थीटा है ना, तो ये कितना आएगा, साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा। ये तो सबको पता है ना। नॉर्मल का कंपोनेंट, नॉर्मल देखो कैसे लगेगा, नॉर्मल तो इंक्लाइंड प्लेन से कैसे आएगा, इंक्लाइंड प्लेन से 90 डिग्री पे आएगा नॉर्मल, है ना, ऐसे नॉर्मल। तो नॉर्मल का अगर कंपोनेंट करोगे, है ना, तो जो mg के इक्वल होगा नॉर्मल का कंपोनेंट, वो कितना होगा, n cos थीटा। और इस वाले के परपेंडिकुलर, है ना, इस डायरेक्शन में कितना आएगा, क्योंकि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल पे रहेंगे, है ना। तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल का कंपोनेंट कितना आएगा, n sin थीटा। ठीक है। तो अब हमें बस क्या करना है, अब हमें बस इक्वेट कर देना है। ठीक है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जो ma है ना, वो किसके बराबर है, n साइन थीटा के बराबर, और जो mg है वो किसके बराबर है, n cos थीटा के बराबर। ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है। ठीक है। या तो तुम क्या करो, इस इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो तुम्हें tan थीटा पता चल जाएगा, फिर tan थीटा से sin थीटा की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे, हमें पता है एक आइडेंटिटी हमें पता है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, है ना। हम वो यूज करेंगे। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ मैं, है ना। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को क्या करूँगा, स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, है ना। तो ये हो जाएगा ma का स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा n स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो जब तुम इसको बराबर करोगे तो ma की वैल्यू कितनी है, मास 1 kg, एक्सेलरेशन 5, तो ma का स्क्वायर कितना होगा, 25, mg का स्क्वायर कितना होगा, मास कितना है 1 kg का, g की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा स्क्वायर 100 बराबर n स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, है ना। तो यहाँ से n स्क्वायर बराबर कितना आया, 125, n स्क्वायर बराबर 125, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 5√5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट, है ना। ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, है ना। इसको आप फिर से प्रैक्टिस करना। ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आप ये फिर दोबारा नहीं कर पाओगे, है ना। और ये कंपोनेंट वगैरह अगर नहीं आता हो थीटा थीटा तो देख लेना, है ना, कि कैसा होता है। चलिए ये तो हो गया हमारा, कौन सा क्वेश्चन था ये,
10 नंबर क्वेश्चन था, है ना। उसके आगे चलते हैं, 10 नंबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास m, 11 नंबर है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज गिवन एन इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी v, मतलब एक ब्लॉक रखा है इंक्लाइंड पे है ना, और उसको एक v वेलोसिटी से नीचे खींच के छोड़ दिया गया है ना। v वेलोसिटी कैसे भी दिया गया होगा, तो बताना है कि ये ब्लॉक का क्या होगा, कंटिन्यूअस नीचे मूव करते रहेगी या कुछ देर बाद रुक जाएगी या उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में इनडायरेक्टली बोला हुआ है क्योंकि म्यू की वैल्यू दी हुई है ना। तो जब फ्रिक्शन के बारे में दी हुई वैल्यू, तो जब ब्लॉक वेलोसिटी नीचे दोगे तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमें काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है कि कितनी होगी। तो जब ये mg sin थीटा नीचे लगेगा, फ्रिक्शन पीछे, है ना। तो जब अगर फ्रिक्शन की वैल्यू अगर ज़्यादा रहेगी तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, कुछ देर बाद जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो हमें वही चेक करना है, फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है कम, तो हम फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। तो फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन, ठीक है। तो F के फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.6 और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी mg cos थीटा, यही होगा ना, mg म्यू इंटू mg cos थीटा नॉर्मल, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी, और ये किससे, और नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा। तो अगर mg sin थीटा ज़्यादा होगा तो ब्लॉक नीचे आएगा, है ना। तो देखो mg sin थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो जो mg sin थीटा है वो कितना हो जाएगा, mg sin 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। ये कहाँ लग रहा है, ये नीचे के साइड, और ये कहाँ लग रहा है, ऊपर के साइड। इसको भी इक्वेट कर लेते हैं, 0.6 mg cos थीटा, cos थीटा कितना होता है, √3/2। अब देखो कौन ज़्यादा है, तो ये वाली फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो टोटल इक्वेट करोगे तो, है ना, √3 की वैल्यू 1.7 और इंटू मल्टीप्लीकेशन में 0.6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू 0.5 mg से ज़्यादा आएगी। मतलब क्या होगा कि रिटार्डेशन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो क्या होगा कि रिटार्ड करते करते कुछ टाइम बाद ये ब्लॉक वापस से रुक जाएगी, है ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कि कंटिन्यू टू मूव डाउन, नहीं ये तो कंटिन्यू मूव नहीं करेगा, है ना। दूसरा ऑप्शन एसिलरेट डाउनवर्ड, नहीं, डी एसिलरेट एंड कम टू द रेस्ट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि डी एसिलरेट करेगा कुछ टाइम तक, उसके बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 11 नंबर। 12 नंबर देखते हैं, 12 नंबर में क्या है, अ ब्लॉक ऑफ द बेड 10 न्यूटन पुश अगेन द वर्टिकल वॉल ऑफ द फोर्स 15 न्यूटन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड ब्लॉक 0.6, है ना, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इज 9 न्यूटन। अच्छा, ये बोल रहा है कि एक ब्लॉक है जो कि वॉल के अगेंस्ट उसको रोक के रखा है, ठीक है। कितना फोर्स लगाया है इस पे, कितना फोर्स लगाया है, ए ब्लॉक ऑफ द वेट 10 न्यूटन, इस पे mg कितना लग रहा है 10 न्यूटन, नीचे के साइड वेट के बराबर, है ना। इस पे फोर्स कितना लगाया 15 न्यूटन। तो जो हम वर्टिकली अगेंस्ट, ऐसे बॉल के अगेंस्ट जो फोर्स लगाएंगे वो क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन का काम करेगा, है ना, ठीक है। तो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड ब्लॉक, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.6। तो हम देखो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे, तो बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इज 9 न्यूटन। अब स्टेटमेंट सही है गलत, तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन। तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू इंटू एन, तो म्यू की वैल्यू 0.6 और एन की वैल्यू कितनी आएगी 15। तो यहाँ से सही बात है ना, फ्रिक्शन कितना लगेगा 9 न्यूटन। अब देखो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ब्लॉक की टेंडेंसी है नीचे गिरने की, है ना, बॉल के अगेंस्ट अगर उसको हम लोग कंप्रेस करके रखेंगे तो वो नीचे गिरना चाहेगा, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे किधर लगेगा, ऊपर के साइड, है ना, इसको रोकना चाहेगा। फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर के साइड। तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है 9 न्यूटन, है ना, और नीचे mg कितना लग रहा है 10 न्यूटन। तो क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है फॉर गिवन सिस्टम ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी, तो क्या ये रुका रहेगा, नहीं, है ना, स्टेशनरी नहीं रहेगा। अगर 15 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगाता वो, है ना, तो वो ब्लॉक रुका रह सकता था, लेकिन अगर 15 न्यूटन लगाएगा तो वो ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, है ना। तो हमारा स्टेटमेंट ए सही है और रीजन इसका गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू रीजन इट फॉल्स, है ना, आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा 13 नंबर, है ना।
ए मैन ऑफ वेट 50 ग्राम स्टैंड ऑन फ्रेम ऑफ ए वेट 30 ग्राम। डायग्राम इसका इधर है, देख लो, है ना। एक आदमी है एक फ्रेम में, जिसमें मैन का मास कितना है 50 ग्राम, और इस फ्रेम का मास कितना है, इस फ्रेम का मास है 30 ग्राम, है ना। तो क्या बोल रहा है कि he pull on a light rope which passes over the pulley, other end of the rope attached to the frame। और अच्छा देखो, ये इसको खींच रहा है, एक सिस्टम को ये खींच रहा है ना। तो बोल रहा है कि इस कितना फोर्स से खींचे कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, है ना। तो देखो इस पे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो पहले अगर देखो नॉर्म, अगर ये मैन इसको खींच रहा होगा, ठीक है, तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा, देखो जब इसको खींचेगा तो ये इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा, टेंशन। जो एफ किसके बराबर लगाएगा, टेंशन। तो टेंशन यहाँ भी लगेगा, और फिर ये रस्सी सेम रस्सी है तो टेंशन चेंज नहीं होगा, टेंशन यहाँ भी लगेगी, है ना। अब देखो ये जो मैन है, अगर मैन का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये क्या लगा रहा है, एक तो ये टेंशन ऊपर के साइड लगा रहा है, और मैन पे देखो एक फोर्स लगेगा। मैन क्या करेगा, जिस फ्लोर पे खड़ा है उसको नीचे पुश करेगा, mg मैन पे नीचे लगेगा, है ना। तो उसके इक्वल क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की साइड लगेगा, ठीक है। हमें तो एक मैन पे एक फ्री बॉडी डायग्राम, एक सिस्टम पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो देखो यहाँ पे जहाँ पुली अटैच है, जिस स्ट्रिंग से पुली अटैच है वहाँ पे टोटल फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे, है ना। इसको मैं इधर बना देता हूँ, यहाँ पे टोटल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, पूरे सिस्टम का। कितना होगा ये, देखो इधर कितना है टी, इधर कितना है टी, तो इस वाले रोप पे कितना टेंशन लगेगा, 2t, है ना। तो अब देखो 2t किसके बराबर होगा, तो 2t टोटल सिस्टम के वेट के बराबर होगा, है ना, टोटल सिस्टम के वेट। तो एक इक्वेशन तो हमें मिल गया, 2t किसके बराबर होगा, तो इसके बराबर, इसमें जितने फोर्सेस लग रहे हैं सबके बराबर, है ना। तो मैन का वेट प्लस ये सिस्टम का वेट कितना था, 50 ग्राम और 30 ग्राम। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2t बराबर 8 इंटू जी, है ना। मतलब कि 8 इंटू जी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे 8g लिख दो, जी ही दिया हुआ है तो g लिख दो, है ना। तो यहाँ पे t दिख रहा है, हमें कितना आएगा, सिंपल सा t कितना आ जाएगा, 40g, है ना। यही होगा ना, t 40g। तो बस हमें यही निकालना था कि फोर्स मस्ट बी केम इन द रोप, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो 40 ग्राम के बराबर लगाना पड़ेगा, है ना। तो हमारा सिंपल सा आंसर है इसका, फोर्स एक्सर्ट ऑन द रोप इज 40g। नेक्स्ट पे चलते हैं, 14 नंबर। 14 नंबर क्या है, 14 नंबर है in the figure given below, the position time graph of the particle of the mass 0.1 kg show in the figure, the impulse at the time 2 सेकेंड। तो हमें इम्पल्स बताना है 2 सेकेंड पे कितना इम्पल्स होगा। देखो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, है ना। तो मोमेंटम जितना ज़्यादा रहेगा और टाइम जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा इम्पल्स होगा, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम तो हमें देखना है कि कब बताना है, 2 सेकेंड पे। तो देखो 2 सेकेंड, दूसरे सेकेंड पे, इसको मैं बड़ा बना रहा हूँ यहाँ पे, देखो 2 सेकेंड पे क्या हुआ है, 2 सेकेंड यहाँ पे है ना। 2 सेकेंड इस मोमेंट पे क्या हुआ है, 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड से जस्ट हम मोमेंटम कम देखेंगे, 2 सेकेंड से जस्ट पहले और 2 सेकेंड के जस्ट बाद। तो एक्सटी डायग्राम से हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, सॉरी चेंज इन मोमेंटम हम कैसे लिखेंगे इसको, तो एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम dt। अब देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी, तो फाइनल तो 0 हो गया ना, देखो स्ट्रेट लाइन है ये, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, देखो कब मोमेंटम देखना, जस्ट इस 2 सेकेंड के जस्ट पहले और 2 सेकेंड के जस्ट बाद। तो 2 सेकेंड के जस्ट बाद तो फ्लैट लाइन है, तो फ्लैट लाइन में क्या है, वेलोसिटी 0, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, 0 माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका, तो इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है, तो dy बाई डी एक्स से कर लोगे वेलोसिटी 4/2, है ना। तो वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, मास कितना है 0.1 kg, तो 0.1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा, यहाँ मोमेंटम चेंज होने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड,
तो हमारा फाइनल आंसर आएगा माइनस का 0.2 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, देखो 15 नंबर में अभी स्किप कर रहा हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें मैं कुछ बताऊंगा है ना स्यूडो फोर्स के बारे में, तो इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। उसके नेक्स्ट पे चलते हैं। 16 नंबर, ए ट्रेन मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, एक ट्रेन मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, एंड इट डस्ट फॉलिंग एट द रेट 50 kg पर मिनट, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, 50 kg पर मिनट से सैंड फॉल कर रहा है। तो हमें बताना है कि एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ट्रेन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी बिल। अब अगर सैंड नीचे गिर रहा है ना, तो कुछ ना कुछ उसमें फोर्स लग रहा होगा, रिटार्डेशन फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो बोल रहा है कि उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए इंजन पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखो एक्चुअली हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, और फोर्स का एक ही फार्मूला होता है, क्या, F बराबर ma। ठीक है, इसका डेराइव फॉर्म क्या होता है, F या तो इसमें क्या बदले, मास बदले, या तो D बराबर m dv/dt। ठीक है, और ये हमें पता है कि dm/dt कितना है, 50 kg पर मिनट, है ना, और dv कितना है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट कितना है, एक सेकेंड, वेलोसिटी कांस्टेंट कितना है, अरे यार, dm/v/dt, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी नहीं चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है ना। तो dm/dt कितना है, 50, और वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और 50 kg पर मिनट को देखो सेकंड में चेंज करना है मिनट को, है ना, तो 60 नीचे आएगा, है ना, तब ये kg पर सेकंड होगा। तो अप्रॉक्सीमेट ये हो जाएगा 20 ये 60, 50/3, और 50/3 कितना होगा, तो ये हो जाएगा देखो 16.66 न्यूटन, है ना, यही होगा ना, 16.66 न्यूटन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसका, फर्स्ट। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रॉकेट विद ए लिफ्ट ऑफ मास 3.5 into 10⁴ kg is blasted upward with initial acceleration 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रॉकेट को लॉन्च किया गया है कितने एक्सेलरेशन से, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इस पे कितना फोर्स ऊपर, थ्रस्ट फोर्स का मतलब द इनिशियल थ्रस्ट फोर्स ऑफ द ब्लास्ट। देखो ये रॉकेट है, ठीक है ना, तो देखो इसमें क्या होता है, फ्यूल रहता है ना, तो फ्यूल क्या होगा, फ्यूल जलेगा तो ये नीचे फोर्स लगाएगा, है ना। तो जितना फोर्स ये रॉकेट नीचे लगाएगा उतना ही जमीन इसको पे ऊपर लगाएगी, है ना। तो थ्रस्ट किधर मिलेगा, ऊपर के साइड, इस रॉकेट पे थ्रस्ट किधर मिलेगा, ऊपर के साइड, इसी थ्रस्ट से ये ऊपर जाएगी। तो हमें थ्रस्ट ही निकालना है ना, कि कितना थ्रस्ट लगेगा। तो देखो हम इस रॉकेट के इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, नेट फोर्स थ्रस्ट ऊपर लग रहा है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं F थ्रस्ट माइनस नीचे के साइड इस पे mg लगेगा बराबर m इंटू ए, है ना। तो यहाँ से F थ्रस्ट आ जाएगा mg प्लस m a, है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा mg प्लस a, है ना, mg प्लस m a। ठीक है, तो रॉकेट लिफ्ट ऑफ द मास इतना kg, और तो mg कितना हो जाएगा, मास कितना है 3.5 into 10⁴, तो mg की वैल्यू हो जाएगी कितना, 335 into 10⁴, 10 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, और ma की वैल्यू भी कितनी होगी, एक्सेलरेशन भी 10 है, तो ये भी 35 into 10⁴। तो हमारा फाइनल थ्रस्ट फोर्स आंसर आएगा कितना, थ्रस्ट फोर्स आएगा 70 into 10⁴, और इसको कन्वर्ट करोगे तो 7 into 10⁵, है ना। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, उसके नेक्स्ट पे चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्या है, 18 नंबर है एक, फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग इन द गिवन डायग्राम। देखो इसमें हमें क्या बताना है, रीडिंग बताना है। देखो इसमें मास क्या हो रहा है, अगर ये 6 kg है ना, तो इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, 6 into g, और इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, 3 into g। तो कहीं ना कहीं ये एक्सेलरेटिंग सिस्टम है, तो पहले हमें क्या है ना, इसमें हमें जितना यहाँ पे टेंशन होगा, है ना, उतना ही रीडिंग स्प्रिंग में आएगा। जितनी टेंशन की वैल्यू आएगी, पुली में जितना टेंशन होगा उतना ही क्या होगा, स्प्रिंग का रीडिंग आएगा। तो हमें टेंशन निकालना है, टेंशन कैसे निकालेंगे तो देखो यहाँ पे ये नीचे आ रहा होगा और इस पे टेंशन ऊपर लगेगा,
तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले क्या है एक्सेलरेटिंग सिस्टम है ना, तो पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो हम लोग एक्सेलरेशन बराबर लिख सकते हैं क्या, 6g माइनस 3g अपॉन टोटल मास कितना है 9m है ना। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 6g 60 माइनस 30, तो 60 माइनस 30 तो 30 डिवाइडेड बाई 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं, है ना। तो इस पे मैं इक्वेशन बना रहा हूँ 6 kg ब्लॉक पे, तो 6 kg ब्लॉक पे अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो क्या होगा, नीचे ये नीचे मूव कर रहा होगा, भारी है ना, तो ये हो जाएगा 60 माइनस टेंशन ऊपर की साइड बराबर m इंटू ए, तो m6 और एक्सेलरेशन मैंने कितना लिखा है 10/3। तो यहाँ से हमारा टेंशन कितना आ जाएगा, देखो टेंशन कितना आ जाएगा 60 माइनस 60/3, है ना। तो यहाँ से टेंशन कितना आएगा 3, ये मैं इसको 180 कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 120/3 मतलब 40 का न्यूटन, है ना। और 40 न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 किलोग्राम 3 मतलब 14 न्यूटन, है ना। तो देखो 14 न्यूटन तो टेंशन की वैल्यू है, लेकिन यहाँ स्प्रिंग पे कितना फोर्स लगेगा, ये टी और ये टी, ये देखो स्प्रिंग पे कितना फोर्स लगेगा, ये यहाँ पे इधर कितना है टेंशन टी और इधर भी कितना है टेंशन टी, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा 2t, है ना। और यही स्प्रिंग में रीडिंग आई, है ना। तो हमारा रीडिंग कितना होगा 2t के बराबर, मतलब 80 न्यूटन के बराबर, है ना। और 80 न्यूटन कितना है ये, इसको हम लोग लिख सकते हैं 80 किलोग्राम एफ, है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 का 3। उसके बाद क्वेश्चन कौन सा है 19 नंबर, 19 नंबर क्या है, what is the maximum value of force such that block so in the arrangement does not move। तो हमें फोर्स बताना है, ये वाला फोर्स बताना है, वो फोर्स कितना होना चाहिए, है ना। ये 60 डिग्री एंगल भी तो एक्स एक्सिस पे लग रहा है, तो हमें बताना है कि ये फोर्स कितना होना चाहिए ताकि ब्लॉक मूव ना करे। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसमें फ्रिक्शन भी है, मतलब कि ये फोर्स अगर हम लोग ऐसे लगाएंगे, ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट एक्स में आएगा और एक कंपोनेंट नेगेटिव बाई में आएगा, है ना। तो एक्स वाला डायरेक्शन, एक्स वाली जो फोर्स का डायरेक्शन होगा एफ एक्स, वो क्या करेगा इसको एक्स की तरफ ढकेलेगा, है ना। और बाई वाला क्या करेगा नॉर्मल को कम करेगा, है ना। देखो इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि क्या है, एक ब्लॉक है, इस पे एक्स एक्सिस से कितने डिग्री एंगल पे 60 डिग्री एंगल पे एक फोर्स लग रहा है ना, ठीक है। तो देखो इसका जो एक कंपोनेंट होगा एफ एक्स वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, इधर का जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा एफ एक्स, अगर हम लोग लिखे तो कितना हो जाएगा एफ कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो f/2 जो होगा इसको चलाने में हेल्प करेगा, है ना। और फ्रिक्शन इस पे पीछे के साइड लगेगा, है ना। तो फ्रिक्शन इसको रोकेगा, तो हमें मिनिमम वैल्यू बताना है जिससे ये मूव ना करे। तो इसकी वैल्यू जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, एफ एक्स की वैल्यू अगर फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो इस वैल्यू को हम लोग बस बराबर कर देते हैं ना। तो एफ एक्स पता है हमें, फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो फ्रिक्शन बराबर क्या होगा, एफ के बराबर क्या होगा म्यू इंटू एन। अब देखो म्यू तो हमें पता है, नॉर्मल रिएक्शन पता करना है, ठीक है। तो नॉर्मल किधर लगेगा ऊपर के साइड, नॉर्मल किधर लगेगा ऊपर के साइड, और एम जी किधर लगेगा नीचे, और नीचे एक और फोर्स लग रहा है कौन सा बाई डायरेक्शन में, है ना, एफ वाई का एक कंपोनेंट बाई डायरेक्शन में नीचे लगेगा। तो हम नॉर्मल बराबर क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल बराबर हो जाएगा बाई डायरेक्शन का फोर्स प्लस एम जी। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो बाई डायरेक्शन का फोर्स कितना आएगा एफ साइन 60, तो एफ साइन 60 कितना होगा √3/2f, और एम जी कितना हो जाएगा, मास की वैल्यू कितनी दी हुई है, मास बराबर है √3 kg, तो एम जी हो जाएगा √3 × g, ये हमारा नॉर्मल आ गया। अब अगर हम फ्रिक्शन लिखे, है ना, अगर फ्रिक्शन लिखे काइनेटिक फ्रिक्शन लिखे तो कितना होगा, या स्टैटिक जो भी होगा काइनेटिक या स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा म्यू इंटू जी, म्यू इंटू एन, है ना। तो म्यू की वैल्यू 1/2√3, और ये हो जाएगा, इसको हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n कितना है √3/2f प्लस √3 × g। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा f/2
4 प्लस g/2, ये इतना ही आएगा ना, F/4 प्लस g/2। अब हमें क्या करना है, ब्लॉक को मूव नहीं करने देना है ना, तो दोनों फोर्स की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो देखो अब क्या हो जाएगा, Fx बराबर फ्रिक्शन फोर्स, तो Fx कितना है, F/2 बराबर F/4 और प्लस g/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इधर आएगा तो हो जाएगा F/4 बराबर g को हम लोग लिख सकते हैं 10/2। तो यहाँ से हमारा फोर्स कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, अ बलून विथ मास m डिसेंडिंग डाउन विथ एक्सेलरेशन a। एक बलून है जो नीचे जा रहा है a एक्सेलरेशन से, जो a की वैल्यू क्या है, g से कम है ना। तो बोल रहा है हाउ मच मास, क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन a। तो कितना मास हम उसमें से रिमूव करें, अरे यार नेक्स्ट 20 नंबर हमारा क्या है, अ बलून ऑफ मास m, बलून ऑफ द मास m डिसेंडिंग डाउन विथ एक्सेलरेशन a, है ना, नीचे जा रहा है a एक्सेलरेशन से। तो हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन a। एक बलून है, इसको मैं इधर बना लेता हूँ, है ना, एक बलून है, ये बलून मान लेता हूँ मैं, ठीक है, ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है ना। तो इसमें से हम, इसकी मास कितनी है, कैपिटल M में मान रहा हूँ, ठीक है, इसका मास मैं कैपिटल M मान रहा हूँ, ठीक है, बाद में इसको मैं स्मॉल m कर दूंगा, ठीक है ना, अभी मैं इसको कैपिटल M मान रहा हूँ। तो इसका मास m है, ये नीचे जा रहा है, तो इसमें से हम कुछ मास को अगर हम बाहर करते हैं ना, ठीक है, कुछ मास को अगर हम लोग बाहर कर दें, तो बोल रहा है कि कितना मास बाहर करे कि ये वापस ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे, ठीक है। तो पहले अगर इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ, अगर पहले इसके लिए हम अगर इक्वेशन लिखें तो क्या होगा, देखो बलून है ना, तो इस पर एक थ्रस्ट लग रहा होगा ऊपर के साइड, ठीक है, एफ थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा, एयर लगा रहा होगा ना इसको ऊपर रखने के लिए, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग इक्वेशन लगाएंगे, है ना, तो कैसे लिखेंगे, एम जी क्या लगेगा, नीचे के साइड एम जी, तो इसको हम लोग लिखेंगे, ओवरऑल मोशन किसका किधर है, इसका नीचे के साइड, तो हम लोग लिखेंगे फाइनल फोर्स कितना हो जाएगा, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, एम जी माइनस एफ थ्रस्ट ऊपर लग रहा है, इसको मैं एफ ही मान रहा हूँ, बराबर एम इंटू एक्सेलरेशन ए, है ना। ये तो इसके लिए हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में क्या हुआ है कि ये जो बलून है, इसमें से कुछ मास मैंने निकाला, तो मान लेते हैं कि इसका बचा हुआ जो मास है, कुछ मास मैंने निकाल लिया, ठीक है, तो इसका बचा हुआ मास को मैं एम डैश मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये ऊपर जाने लगा, कितने एक्सेलरेशन से, सेम एक्सेलरेशन से। तो अब इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, देखो ओवरऑल मोशन किसका, इधर इधर नीचे एम जी लगेगा, तो थ्रस्ट फोर्स अभी भी लग रहा होगा एफ थ्रस्ट ऊपर के साइड, तभी तो ये इसको ऊपर ले जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, एफ थ्रस्ट माइनस एम जी बराबर एम डैश इंटू ए, हमारा ये आ गया। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एफ थ्रस्ट को क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि एफ थ्रस्ट को क्या मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे एफ थ्रस्ट क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए, इसको मैं ये लिख सकता हूँ एम जी। हेलो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, अ बलून विथ मास m डिसेंडिंग डाउन विथ एक्सेलरेशन a। एक बलून है जो नीचे जा रहा है a एक्सेलरेशन से, जो a की वैल्यू क्या है, g से कम है ना। तो बोल रहा है हाउ मच मास, क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन a। तो कितना मास हम उसमें से रिमूव करें, अरे यार नेक्स्ट 20 नंबर हमारा क्या है, अ बलून ऑफ मास m, बलून ऑफ द मास m डिसेंडिंग डाउन विथ एक्सेलरेशन a, है ना, नीचे जा रहा है a एक्सेलरेशन से। तो हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन a। एक बलून है, इसको मैं इधर बना लेता हूँ, है ना, एक बलून है, ये बलून मान लेता हूँ मैं, ठीक है, ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है ना।
तो इसमें से हम इसकी मास कितनी है, कैपिटल एम में मान रहा हूँ, ठीक है, इसका मास मैं कैपिटल एम मान रहा हूँ, ठीक है, बाद में इसको मैं स्मॉल एम कर दूंगा, ठीक है ना, अभी मैं इसको कैपिटल एम मान रहा हूँ। तो इसका मास एम है, ये नीचे जा रहा है, तो इसमें से हम कुछ मास को अगर हम बाहर करते हैं ना, ठीक है, कुछ मास को अगर हम लोग बाहर करते हैं तो बोल रहा है कि कितना मास बाहर करें कि ये वापस एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे, ठीक है। तो पहले अगर इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ अगर पहले इसके लिए हम अगर इक्वेशन लिखें तो क्या होगा, देखो बलून है ना, तो इस पे एक थ्रस्ट लग रहा होगा ऊपर के साइड, ठीक है, एफ थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा, एयर लगा रहा होगा ना इसको ऊपर रखने के लिए, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग इक्वेशन लगाएंगे है ना, तो कैसे लिखेंगे, एम जी क्या लगेगा, नीचे के साइड एम जी, तो इसको हम लोग लिखेंगे ओवरऑल मोशन किसका किधर है, इसका नीचे के साइड, तो हम लोग लिखेंगे फाइनल फोर्स कितना हो जाएगा, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, एम जी माइनस एफ थ्रस्ट ऊपर लग रहा है, इसको मैं एफ ही मान रहा हूँ, बराबर एम इंटू एक्सेलरेशन ए, है ना, ये तो इसके लिए हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में क्या हुआ है कि ये जो बलून है इसमें से कुछ मास मैंने निकाला, तो मान लेते हैं कि इसका बचा हुआ जो मास है, कुछ मास मैंने निकाल लिया, ठीक है, तो इसका बचा हुआ मास को मैं एम डैश मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये ऊपर जाने लगा, कितने एक्सेलरेशन से, सेम एक्सेलरेशन से। तो अब इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, देखो ओवरऑल मोशन किसका, इधर इधर नीचे एम जी लगेगा, तो थ्रस्ट फोर्स अभी भी लग रहा होगा एफ थ्रस्ट ऊपर के साइड, तभी तो ये इसको ऊपर ले जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, एफ थ्रस्ट माइनस एम जी बराबर एम डैश इंटू ए, हमारा ये आ गया। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एफ थ्रस्ट को क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि एफ थ्रस्ट को क्या मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे एफ थ्रस्ट क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए, इसको मैं है ना, यहाँ पे क्या होगा कि एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी, एम डैश होगी, है ना, एम जी नहीं एम डैश होगा, ठीक है। तो अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ बराबर एफ को क्या लिख सकते हैं, एम जी माइनस एम ए, तो एफ थ्रस्ट को हम लोग रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा एम जी माइनस एम ए माइनस एम डैश जी बराबर एम ए डैश ए। तो एम डैश को एक साइड ले जाए तो इधर क्या बचेगा, एम जी माइनस ए, और उधर क्या बचेगा, ये एम डैश उधर जाएगा, तो एम डैश को कॉमन लेकर के क्या हो जाएगा, जी प्लस ए। तो यहाँ से हमारा एम डैश क्या आ गया, जी एम डैश क्या हो जाएगा, एम कैपिटल एम जी माइनस ए डिवाइडेड बाई जी प्लस का ए, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एम डैश, और एम डैश क्या था, एम डैश वो मास था जो बचा हुआ मास था, है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितना मास रिमूव करना है ना, हाउ मच मास शुड बी द रिमूव, ठीक है। तो कितना रिमूव क्या होगा, बचा हुआ अगर ये है ना, अगर बचा हुआ मास ये है तो रिमूव कितना किया होगा, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे ना कि माइनस कर देंगे, है ना। तो बचा हुआ मास, तो एम रिमेनिंग कितना होगा, तो बचा हुआ मास रिमेनिंग कितना होगा, कैपिटल एम माइनस एम डैश, ठीक है। तो कैपिटल एम माइनस एम डैश कितना है, एम जी माइनस ए अपॉन जी प्लस ए। जब इसको आप माइनस करोगे तो जी ए को एलसीएम लोगे, है ना, जी प्लस ए को एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा एम जी प्लस एम ए माइनस एम जी, और माइनस का प्लस हो जाएगा एम इंटू ए अपॉन नीचे आ जाएगा जी प्लस ए। तो यहाँ से दिख रहा है कि एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, रिमेनिंग मास कितना हो जाएगा, रिमेनिंग मास हो जाएगा 2 एम ए अपॉन जी प्लस ए, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, इसको आप वापस से करना एक बार, तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये कौन सा क्वेश्चन था, 20 नंबर। अब इसके नेक्स्ट पे चलते हैं, कौन सा 21 नंबर 21 नंबर क्या है, 21 नंबर है ए डायनेमोमीटर है ना, जिससे रीडिंग लेते हैं हम लोग, ए डायनेमोमीटर डी अटैच टू बॉडीज ऑफ द मास 6 kg एंड 4 kg। दो मास है, एक 6 kg 4 kg, इस पे फोर्स लगा रहे हैं, दो फोर्स लगा हुआ है, एक 20 न्यूटन का 10 न्यूटन का। तो हमें बताना है कि डायनेमोमीटर की रीडिंग कितनी होगी। तो देखो ये एक मास भी लगा हुआ है, फोर्स भी लगा हुआ है ना, तो हम पहले नेट एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग नेट एक्सेलरेशन लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, एफ नेट
एक्सेलरेशन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स कितना होगा, इधर लगा है 20 न्यूटन और इधर लगा है कितना 10 न्यूटन, तो एफ नेट तो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, है ना। और टोटल मास कितना है 10 kg, तो मेरा एक्सेलरेशन आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमारा नेट एक्सेलरेशन आ गया। अब जब नेट एक्सेलरेशन आ गया तो हम टेंशन निकाल लेते हैं, है ना। किसी एक इक्वेशन बना करके टेंशन निकाल लेंगे, वही हमारा फाइनल रीडिंग होगा। तो जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन कैसे बनेगा हमारा, देखो मैं इस कैपिटल एम के लिए इक्वेशन बना रहा हूँ। तो इधर फोर्स कितना लगा 20 न्यूटन, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स लगा 20 न्यूटन और इसे रस्सी में टेंशन टी होगा, यहाँ पे टेंशन टी होगा, है ना। तो माइनस टी बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन, और कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है 6 kg, इंटू एक्सेलरेशन मैंने निकाला है 1। तो यहाँ से हमारा टेंशन है कितना आ जाएगा 20 माइनस 6 बराबर 14 न्यूटन। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 14 न्यूटन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 22 नंबर। द पुल पी एक फोर्स लगाया हुआ है ना, द पुल पी जस्ट सफिशिएंट टू कीप द 14 न्यूटन ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम सो। ठीक है, एक फोर्स लगा हुआ है पी, नीचे के साइड इसको खींच के रखा है ना, जो इस 14 न्यूटन के ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रखा है, तो हमें उस पी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखो ये इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये फोर्स पी लग रहा है, इसको मैं टी मान लेता हूँ अभी के लिए, है ना। ठीक है, तो इधर टी लगेगा, इधर पे इस पे टी लगेगा, है ना। तो इस रस्सी में भी टेंशन क्या हो जाएगा टी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू टी। यहाँ पे 2t, तो इस रस्सी में भी टेंशन 2t, तो यहाँ पे इस वाले रस्सी में से टेंशन कितना हो जाएगा 4 इंटू टी। इसमें 4t, तो इस वाले रस्सी में भी कितना हो जाएगा 4 इंटू टी। अब देखो 14 न्यूटन का अगर हम लोग बनाए एफ तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, एक तो लग रहा है 4t प्लस 2t और प्लस t, है ना। तो इतने सारे फोर्स मिलके इसको बैलेंस किए हुए हैं, है ना 14 न्यूटन को, तो हम इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 7t बराबर 14 न्यूटन, तो t बराबर आ जाएगा 2 न्यूटन। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 न्यूटन, मतलब 2 न्यूटन के फोर्स लगा करके हम इसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पे। 23 नंबर क्या है, ये अ स्टील बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सेलिंग ऑफ एक्सेलरेटिंग carriage by means of the two string A and B. Determine the acceleration of the carriage which will cause the tension in A। अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ, एक ब्लॉक है ये, ठीक है, इसको कुछ भी मान लो, है ना। इस पे दो रस्सी बंधी हुई है ना, इसको मैं ए को मैं टी मान रहा हूँ या T1 मान रहा हूँ, और बी को मैं T2 मान रहा हूँ, है ना, T1 और T2। तो हमें बताना है कि हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है ना। ठीक है, एक्सेलरेशन बताना है जिससे ये इक्विलिब्रियम में रहे। अब इसमें एक और रिलेशन दिया हुआ है कि टेंशन इन ए ट्वाइस दैट ऑफ बी। तो टी ए बराबर क्या है 2TB, और टी ए को मैंने कितना माना है T1, तो T1 बराबर 2T2 लिख सकते हैं। एक इक्वेशन तो हमारा ये आ गया जो कि गिवन है। अब इसमें देखो क्या करना है, इसमें क्या करना है, अगर ये एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है ना, इधर जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम कहाँ इस पर सूडो फोर्स भी लगेगा। ठीक है, तो हम इस फ्रेम में बैठ जाएंगे, है ना, इस फ्रेम में हम बैठ जाएंगे और इस पर सूडो फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो जब इस फ्रेम में हम लोग बैठ जाएंगे तो नेट हम लोग लिख सकते हैं, इस वाले ब्लॉक पे फोर्स लिखोगे तो कितना आएगा, तो एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, और 60-60 एंगल देखो यहाँ पे 60 है। ठीक है, 60 एंगल कितना है, यहाँ पे 60 है, ये वाला भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री, और एक्स एक्सिस से एंगल ये भी कितना होगा 60 डिग्री। कैसे, देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तुम, है ना, तो यहाँ पे ये कितना था, ये कितना था 60, तो अगर ये 90 होगा तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये 60, उसी तरह सेम साइड पे कितना आ जाएगा 60। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कितना था, मैं अलग चूज कर लेता हूँ, ये कितना था, ये था T2, और ये कौन सा था T/1। तो एक इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा, देखो बाई डायरेक्शन में अगर हम लोग लगाएं, इस पर अगर बाई डायरेक्शन को इक्वेट करें, ठीक है ना, तो सूडो फोर्स इधर लगेगा M/A, है ना। ठीक है, तो बाई डायरेक्शन में अगर हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो कितना आएगा हमारा, तो T2
है ना, T2 लगेगा ना इधर, T2 इधर लगेगा, T2 cos 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाए 2 प्लस m इंटू ए बराबर इधर कितना लगेगा T1 sin 60, है ना, तो cos 60 सॉरी, तो ये T1 बराबर T1 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें पता है कि T1 क्या है, 2T2 के बराबर है ना, तो T1 को हम लोग लिख सकते हैं 2T2 बाई 2। तो यहाँ से T2 की वैल्यू आएगी कितनी, T2 बाई 2 प्लस MA बराबर ये हो जाएगा T2, ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा MA बराबर T2 बाई 2, है ना। तो हमें क्या चाहिए, एक इक्वेशन तो हमारा ये आ गया है ना, MA बराबर T2 बाई 2, ठीक है। अब क्या करना है हमें, एक सेकेंड, एक इक्वेशन ये हमारा आ गया MA बराबर T2 बाई 2। अब हमें क्या करना है कि ये तो x डायरेक्शन के लिए हुआ, किसके लिए हुआ इक्वेशन, ये x डायरेक्शन के लिए, फॉर x डायरेक्शन। अब हम बाई डायरेक्शन में निकालेंगे, है ना, फॉर बाई डायरेक्शन में अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से अगर इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा बाई डायरेक्शन में, क्या है देखो, बाई डायरेक्शन में लगाओगे तो कितना आएगा हमारा mg की जो वैल्यू होगी, है ना, mg लगा लिख सकते हो तुम, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो mg नीचे लगेगा, इसका हम बराबर कर देंगे तो कितना होगा T2 sin 60, T2 sin 60 कितना होता है √3/2 प्लस T1 sin 60, तो ये भी हो जाएगा √3/2। तो यहाँ से हमारा T1 T2 आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे T2 की वैल्यू अगर निकाल पाते हैं, है ना, तो हम इसमें अगर T2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा ए बराबर, तो T2 देखो कैसे, T1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1 बराबर 2T2, तो mg बराबर हो जाएगा, T1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2T2, तो T2 √3/2 और प्लस T1 को 2T2 √3/2, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा mg बराबर, अब देखो क्या हो जाएगा, ये अगर इसको तुम ऐड करोगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, T2 को मैं कॉमन ले रहा हूँ बाहर के साइड, तो अगर T2 मैं बाहर ले लूँ तो क्या बचेगा, ये बचेगा इसमें, यहाँ बचेगा √3/2 और प्लस इसमें कितना आ जाएगा √3, यही होगा ना, इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं कि T2 हमारा T2 आ गया ना, अब मैं क्या करूँगा, इस T2 की वैल्यू को, कहाँ गया ये T2 की वैल्यू को मैं पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, तो ये हो जाएगा √3 को भी बाहर ला सकता हूँ मैं, है ना, तो √3 T2 और ये हो जाएगा 3/2, है ना, हो जाएगा 3/2। अब हमें क्या चाहिए था, mg था ना, mg, तो हमें चाहिए T2, तो T2 को लिख सकते हैं हम लोग, तो हो जाएगा MA बराबर, अब T2 को लिख सकते हैं हम लोग 2mg, है ना, और T2 में 2 पहले से है और ये हो जाएगा 3√3, है ना। अब देखो m से m कैंसिल हो जाएगा तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो g/3√3, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना, है ना, ठीक है। बाकी तो क्या है कि मैंने बता दिया है कैसे करेंगे, पहले सूडो फोर्स लगाएंगे x डायरेक्शन में और फिर बाई डायरेक्शन में mg को बैलेंस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये हो गया। देखो 24 नंबर में क्या है, द ब्लॉक इन द फिगर कैन स्लाइड ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, द मास m pulled by a distance x, the spring constants k1 and k2 respectively, find out force on the wall, है ना। तो बोल रहा है कि इसको x खींचा है, x क्या है, दोनों का कंबाइंड एक्सपेंशन है ना, k1 और k2 को, तो वॉल पे कितना फोर्स लगेगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो जो x है ना, टोटल फोर्स क्या हो सकता है, टोटल फोर्स अगर लिखोगे तो कितना होगा, F बराबर अगर हम देखें करें, ठीक है, तो ये कितना होगा कि F को क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसमें जो फोर्स होगा ये एक सिंगल रस्सी है, ठीक है, सिंगल रस्सी है, स्प्रिंग मासलेस है, तो फोर्स कितने सब में बराबर होगा, टेंशन सब में बराबर होगा, है ना। तो और अच्छा इसमें एक्सटेंशन K1 में x1 है और K2 में x2 है, मतलब कि x1 + x2 = x है, ठीक है।
तो सिंपली फोर्स निकालना है तो फोर्स सब में बराबर होगा, और पहले ही बोल दिया है कि K1 में एक्सटेंशन कितना है x1, तो हम लोग लिख सकते हैं ना टेंशन बराबर K1 x1 हो जाएगा और टेंशन बराबर T2 बराबर K2 x2, है ना। तो यही है, ठीक है, यही टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, और T1 T2 क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि रस्सी क्या है, सिंगल रस्सी है। अगर बीच में मास होता तो टेंशन अलग अलग होता है ना, लेकिन अगर सिंगल रस्सी है तो टेंशन दोनों में बराबर होगा। इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, K1 × x1 3, है ना, ये हमारा